अवॉइड करते हैं, लेकिन फिर भी अभी आप लोग के लिए सैटरडे का कभी क्लास है। अदरवाइज सैटरडे को हम लोग ऑफ ही रखते हैं, एक दिन रिवीजन करने का और संडे को छुट्टी। हम लोग पिछले क्लास में ये देखे थे कि मानव या ह्यूमन बींग्स इस धरती पे, इस भारत की भूमि पर कब कब कैसे कैसे क्या क्या डेवलपमेंट किया, क्या क्या चेंज लाया। 2 फेजेस हम लोग देख चुके हैं, पैलियोलिथिक यानी कि पूरा पाषाण काल और मेसोलिथिक यानी मध्य पाषाण काल। अब पाषाण काल का या लिथिक पीरियड का या स्टोन एज का सबसे स्मार्ट मानव, सबसे स्मार्ट ह्यूमन बींग्स हमको मिलता है नियोलिथिक पीरियड में, जिसको हम लोग नव पाषाण काल कहते हैं। तो आज का हम लोगों का टॉपिक है नियोलिथिक या नव पाषाण काल। सबसे ज्यादा सवाल एग्जाम में यहीं से पूछे जाते हैं। जब आप एग्जाम देंगे तो सबसे ज्यादा सवाल यहीं से पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है? पूछने का कारण यह है कि इस टाइम पीरियड से मानव एक स्टेबल या स्थापित सभ्यता या सिविलाइजेशन अपना शुरू कर चुका था ये टाइम पीरियड से। हाँ बोलो। हाँ वो कंप्लीट हो गया। तो नियोलिथिक नव पाषाण काल इसलिए हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद से मानव सिविलाइज हो गया, सब मानव में सभ्यता आ गया। सभ्यता आ गया यानी मानव डिसिप्लिन्ड हो गया, अनुशासित हो गया। सभ्यता का मतलब हो गया अनुशासित या डिसिप्लिन्ड। अनुशासित किस चीज में? तो वो अनुशासित हर एक चीज में हो गया। कैसे रहेगा, क्या खाएगा, क्या पहनेगा, कैसा उसका धार्मिक आचरण हो, रिलीजियस या स्पिरिचुअल उसका ये होगा, माइंड सेटअप होगा, यानी कि धार्मिक दर्शन उसका कैसा होगा, उसकी लाइफ स्टाइल या जीवन पद्धति कैसी होगी, उसका सामाजिक सरोकार या सोशल रिलेशन कैसा होगा, सामाजिक सरोकार कैसा होगा, आर्थिक गतिविधि कैसी होगी, इकोनॉमिकल प्रैक्टिस कैसा होगा, समाज को संचालित करने के लिए कुछ नियम कायदे बनाए जाने लगे, यानी कि प्रो या आप कह सकते हैं कि राजनीति के प्रारंभिक रूप शुरू हो गए, जिसको हम लोग प्रो पॉलिटिशियन या पॉलिटिशियन कह सकते हैं। प्रो पॉलिटिक्स शुरू हो गया। आप कह सकते हैं कि राजनीति की शुरुआत हो गई। अब ये सब चीज मानव अपने जीवन में अपना लिया। कहाँ रहेगा, कैसे रहेगा, क्या खाएगा, क्या पहनेगा, उसका रिलीजियस प्रैक्टिस क्या होगा, सामाजिक सोशल रिलेशन कैसा होगा, पॉलिटिक्स होगा कि नहीं होगा, लाइफ स्टाइल कैसा होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो कैसा होगा, कैसा तकनीक यूज करेगा, वो टेक्नोलॉजी कैसा यूज करेगा। कुल मिला जुला करके मानव अब डिसिप्लिन हो गया। इसीलिए नियोलिथिक पीरियड पहले के जितने भी पीरियड थे, चाहे पैलियोलिथिक हो, पाषाण काल हो, पूरा पाषाण काल हो या मध्य पाषाण काल हो, उससे ये श्रेष्ठतम स्थिति है, उन्नत स्थिति है। और ये स्थिति दर्शाता है कि एक सेपरेट या अलग अलग एक क्षेत्रीय संस्कृति को रिप्रेजेंट करने लगता है। जैसे मान लो ये पद्धति पे जीवन किसी क्षेत्र विशेष में है तो यहाँ का एक अलग कल्चर डेवलप हो गया। मान लो एक एरिया है, कोई ज्योग्राफिकल एरिया है, जैसे झारखंड का ईस्ट सिंहभूम है। अब ईस्ट सिंहभूम के लोग इस तरह के सारे कुछ अपने व्यवस्थित कर चुके हैं, तो ये एक अपना सेपरेट कल्चर के रूप में डेवलप हो गया। यानी कि आप कह सकते हैं एक विशेष संस्कृति के रूप में विकसित होने लगा। इस तरह से पूरे भारत में कई छोटे छोटे संस्कृति आपको दिखाई देने लगेंगे। या आप कह सकते हैं कि ये भारत के जो स्थापित सभ्यता थी, इसके बाद
जिसको हम कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसका ये मदर थी। ये छोटी छोटी संस्कृतियां माता थी। इन्हीं का परिपक्व चरण है या डेवलप स्टेज है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है और जो भारत की स्थापित सभ्यता है। तो कहीं ना कहीं ये जो सिस्टम आया मानव समाज में वो नवपाषाण काल की देन है। तो इसके वजह से ही उत्तरोत्तर विकास के परिणाम स्वरूप सिंधु घाटी सभ्यता आया और सिंधु घाटी सभ्यता स्थापित हो जाने के बाद फिर भारत के लोगों का एक स्टेबल लाइफ स्टाइल हो गया, एक स्टेबल फिलोसॉफिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एक अप्रोच डेवलप हो गया और उसी मार्ग पर लोग आगे बढ़ने लगे। इसलिए नवपाषाण काल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। समझ में आया? अब आइए देखते हैं इसमें क्या क्या हुआ है। एक कॉन्सेप्ट था, एक अप्रोच था, कैसे हमको सोचना है नवपाषाण काल के बारे में। अब नवपाषाण काल दरअसल प्रकृति का देन है। प्रकृति यानी कि नेचर ने कुछ ऐसा क्लाइमेटिक चेंज लाया इस धरती पे। प्रकृति ने कुछ ऐसा वातावरणीय चेंज लाया जिसके वजह से नवपाषाण काल आ गया। नवपाषाण काल में हम ये टर्म क्यों यूज कर रहे हैं कि प्रकृति ने कुछ परिवर्तन लाया? इसका मतलब यह है कि आप देखेंगे तो पूरे दुनिया में, इस अर्थ को अगर दुनिया मान लीजिए, इस पृथ्वी पे लंबे समय तक आइस एज था, हिम युग था, हिम युग या आइस एज। हिम युग यानी कि धरती के समस्त क्षेत्र पे बर्फ का चादर बिखरा हुआ था, ऐसे ऐसे। ये पूरा बर्फ से आच्छादित था पृथ्वी। और आपको पता ही है कि पेलियोलिथिक पीरियड या पूरा पाषाण काल का लंबी अवधि पूरे बर्फ से आच्छादित रहा है और ये धीरे धीरे बर्फ गलते गलते खत्म हुआ। अन्यथा पृथ्वी इस समय दूसरे आइस एज के दौर से गुजर चुका था, यानी पूरा पृथ्वी पर बर्फ था। जैसे आज हम लोग कहीं कहीं हम लोगों को बर्फ दिखाई देता है, जैसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों पर, चोटियों पर या फिर हाई लेटीट्यूड पे। अगर 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में जाएंगे, 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड या साउथ लैटिट्यूड पे, तो ऊपर में जाएंगे तो आपको उधर बर्फ मिलेगा। जहाँ पे आर्कटिक सर्किल है, अंटार्कटिक सर्किल है, उधर बर्फ मिलेगा। लेकिन पृथ्वी एक समय पूरा इक्वेटर के नॉर्थ और साउथ ये सब के सब बर्फ से आच्छादित था और ये बर्फ धीरे धीरे पिघलना शुरू हुआ। जैसे जैसे ये बर्फ पिघलना शुरू हुआ, नियोलिथिक आना शुरू हुआ। कैसे नियोलिथिक आना शुरू हुआ? तो मजबूरन में मानव एक दूसरे से जुड़ना शुरू कर दिया। कैसे? तो आप अपने दिमाग में बैठा करके रखिए कि नवपाषाण काल आने से पहले मध्य पाषाण काल और पूरा पाषाण काल, उन समय तो भारत में या विश्व के अधिकांश भूमि से धीरे धीरे बर्फ गलना शुरू हो गई थी और नवपाषाण काल आते आते इस धरती से लगभग सारे स्थल खंड से, ऊंचे पहाड़ी स्थलों से या ऊंचे स्थलों को छोड़ दिया जाए तो सब जगह से धीरे धीरे बर्फ गलना शुरू हो गया। अब इससे क्या हुआ, कैसे हुआ, अब ये समझना है हुआ क्या। हम बात ये कर रहे हैं कि क्यों हम नियोलिथिक को ले आए। अचानक हुआ क्या कि जब धरती से बर्फ गलना शुरू हो गया तो जो लोग कल तक पहाड़ों के गुफाओं में रहते थे, केव में रहा करते थे, ऐसे इस तरह के केव में, गुफाओं पे, पेड़ों पर रहते थे, बर्फ के गलने की वजह से अब उनको पानी की आवश्यकता हुई। पहले क्या था कि गुफा से निकले, यहीं पे बर्फ जमा हुआ, पानी लिए गुफा में घुस गए, आसपास शिकार किए घुस गए, कंदमूल फल तोड़े घुस गए। लेकिन अब क्या हुआ, ये पानी की स्रोत खत्म होने लगी और पूरा धरती धीरे धीरे शुष्क होने लगा, ड्राई होने लगा। अब जब धरती ड्राई होने लगा तो लोग कहाँ जाएंगे? तो याद रखो, किसी भी सिविलाइजेशन या कोई भी सभ्यता विकसित होती है नदी घाटी के किनारे। चाहे दुनिया की कोई भी सभ्यता को आप कल्पना कर लो, दजला फरात की घाटी में, नील नदी के घाटी में और अपना सिंधु नदी की घाटी में। इनका माया सभ्यता अगर देखो तो वो भी नदी, मिसिसिपी मिसौरी नदी घाटी में। चाइनीज संस्कृति को देख लो तो वांगहो नदी घाटी में। तो जितनी भी सभ्यता और संस्कृति डेवलप हुई है वो सब के सब नदी घाटी के किनारे ही विकसित हुई। क्यों विकसित हुई? क्योंकि पूरा धरती शुष्क होने लगा, ड्राई होने लगा
और इस ड्राइव की वजह से लोग गुफा को छोड़ करके नदियों के किनारे आने लगे, अब रिवर वैली के किनारे आने लगे। अब सिर्फ यही नहीं आए, इसके साथ साथ पशु भी आए, क्योंकि उनको भी पानी चाहिए। अब वो पानी की तलाश में सभी लोग नदी के किनारे बसना शुरू किए, क्योंकि पानी अब नदी में ही है, हर जगह तो है नहीं, बर्फ तो है नहीं। इससे पहले तक बर्फ था तो जो जहां था वहीं से पानी मिल जाता था, शिकार करता था और गुफा में रहता था। लेकिन याद रखो, मानव जिस मुकाम पे आज पहुंचा है वो अपनी आवश्यकता की वजह से पहुंचा है, नीड की वजह से पहुंचा है। इसलिए कहा जाता है आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो मानव को यहाँ आवश्यकता पानी की हुई, तो अब वो जंगल को छोड़ करके नदी घाटियों में आने लगा, और उसके साथ साथ पशु भी आने लगे, क्योंकि उनको भी पानी चाहिए था। ऐसी स्थिति में नवपाषाण काल में एक नवीन या कई नवीन प्रयास शुरू हुए। क्या? तो नवीन प्रयास में हम क्या देखते हैं नवपाषाण काल में, कि मानव अब नदी घाटियों में बसने लगा। ये सब पॉइंट लिखते चलना है, और यही सब पॉइंट का फिर हमको एविडेंस खोजना है। हो गया नवपाषाण काल। नदी घाटी में बसाव शुरू हुआ, किसके साथ? पशुओं के साथ, वनस्पति के साथ। ठीक है, समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट नहीं है? हाँ, तो नदी घाटी में बसना मानव शुरू किया। अब नदी घाटी में बसने के कारण क्या हुआ कि मानव अस्थायी आवास या घर बनाने लगा। हम बात कर रहे हैं किस टाइम पीरियड के? नवपाषाण काल की। अभी और बहुत सारी बातें हैं नवपाषाण के बारे में, पहले ये पॉइंट लिख लो, उसके बाद बात करते हैं। अस्थायी आवास शुरू कर दिया। अब जब इतिहासकारों ने इस सब चीज को देखा, खोजा, तो उनका दिमाग घुमा कि भाई ये कैसे शुरू हो गया, पहले तो ऐसा नहीं था। तो इसके लिए उनमें कंफ्यूजन तब आया कि भारत में जहां पे नवपाषाण काल की शुरुआत 4000 ईस्वी पूर्व से होता है। आपको पता ही है कि भारत में नवपाषाण काल की शुरुआत 4000 बीसी से शुरू होता है। अगर आप इसको भारत मान लें तो भारत का इस क्षेत्र में 4000 बीसी से नियोलिथिक पीरियड शुरू होता है, और दुनिया के अन्य क्षेत्रों में 9000 बीसी से ही नवपाषाण काल शुरू हो जाता है। 9000 ईस्वी पूर्व से ही शुरू हो जाता है। आपके यहां लेट से होता है। ऐसा क्यों होता है? इसका मतलब यह है कि मानव, भारत का मानव उतना स्मार्ट नहीं हो पाया उस समय जितना अन्य जगह के हो पाए थे लोग। तो इसीलिए भारत में दो तरह के यहाँ पे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं कि नवपाषाण काल की शुरुआत पूरे इतिहास में, पूरे इस विश्व के इतिहास में कब से माना जाता है? तो 9000। भारत के संदर्भ में रिस्पेक्ट में पूछा जाए तो 4000 ईस्वी पूर्व से शुरू होता है। अब इस चीज को खोजने का श्रेय एक व्यक्ति हैं, इतिहासकार जॉन लुबॉक। जॉन लुबॉक ने ही अपनी एक पुस्तक लिखी। उसी पुस्तक में इस टर्म को, नवपाषाण टर्म को यूज किया। पुस्तक का नाम था प्री हिस्टोरिक टाइम्स। ये पुस्तक याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। इसी पुस्तक में उन्होंने नियोलिथिक पीरियड या नवपाषाण काल टर्म का यूज किया। क्यों? क्योंकि उनको ये सारे चीज दिखाई दिया भारत में। नदी घाट, जॉन लुबॉक, जॉन लुबॉक ने ही घुमा अच्छा हो गया एकदम। जॉन लुबॉक ने ही अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम में पहली बार इस टर्म को, नियोलिथिक टर्म को यूज किया। क्यों किया? क्योंकि उनको इस तरह की कंडीशन दिखाई दी है जो विश्व के अन्य क्षेत्रों में भी हो रहा था।
इस तरह के चेंज या इस तरह के परिवर्तन दिखाई दिए। लेकिन जो भारत के पुरातत्व के फादर ऑफ आर्कोलॉजी कौन थे? कौन थे? वेरी गुड। तो चार्ल्स ब्रूस वुड जैसे लोगों से विचार विमर्श के उपरांत एक इतिहासकार हुए या आर्कोलॉजिस्ट हुए, नाम था गार्डन चाइल्ड। गार्डन चाइल्ड ने इसे एक रेवोल्यूशन का नाम दिया, नवपाषाण क्रांति। और उस समय से इस टाइम पीरियड को नवपाषाण कहा जाने लगा। कंडीशन क्या था, पृष्ठभूमि क्या था? तो पूरे दुनिया से बर्फ का हटना, लोगों का नदी घाटी के किनारे बसना और अस्थायी परमानेंट एकोमोडेशन या अस्थायी आवास का विकास। इसके आधार पर एक रेवोल्यूशन के रूप में दिखा गया, मानव सभ्यता में एक क्रांति के रूप में इसे समझा गया। और धीरे धीरे इसको गार्डन चाइल्ड के द्वारा नवपाषाण क्रांति का नाम दे दिया गया। अब यहां से ये क्रांति शुरू हुआ, भारत के रिस्पेक्ट में 4000 ईस्वी पूर्व से और दुनिया के रिस्पेक्ट में 9000 ईस्वी पूर्व से। क्लियर है? अब इसमें क्या क्या विशेषता हमको देखने को मिलता है, कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर हैं जो इससे पहले नहीं थे। तो याद रखो, नवपाषाण काल अचानक नहीं विकसित हुआ है। पहले से जो सभ्यताएं विकसित या परिवर्तित होते आ रही थी उसी का उत्तरोत्तर या आप कह सकते हैं कि श्रेष्ठ प्रदर्शन था नवपाषाण काल। तो इसकी विशेषता क्या थी नवपाषाण काल की? अब हम उसकी विशेषता बात कर रहे हैं। ग्राउंड या पृष्ठभूमि आप लोग समझ गए, कैसे शुरुआत हुआ, क्या क्यों नाम दिया गया, कैसे नामकरण हुआ और किस बेसिस पे हुआ। अब हम इसकी विशेषता बात करते हैं या नेचर की बात करते हैं। विशेषता, इन्हीं विशेषताओं में से खोजते खोजते हम इसके साक्ष्य ढूंढेंगे भारत में। तो सबसे पहला कैरेक्टर ये है कि मानव अब जंगलों से निकल करके मैदानी क्षेत्र की ओर प्रवास किया। तो मानव नवपाषाण काल, मानव जंगल से बाहर निकला, बाहर निकल के कहाँ आया? नदी घाटी की तरफ, मैदान की तरफ। ये दिमाग में एकदम सेट रखना। दूसरा, अब मानव सिर्फ और सिर्फ पशुपालन या पशु और शिकार पर ही निर्भर नहीं रहा, बल्कि खेती भी शुरू कर दिया। तो अब मानव सिर्फ शिकार पर ही नहीं, ऐसा नहीं था कि शिकार बंद हो गया, शिकार पर ही नहीं, शिकार भी हो रहा, कृषि पर आश्रित हो गया। ये सब फीचर्स है इसका। कृषि पर आश्रित हुआ तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं मानव अब बस्ती या कॉलोनी विकसित करने लगा। मानव के द्वारा बस्ती का विकास, बस्ती का विकास से पता चलता है कि मानव अस्थायी जीवन व्यतीत करने लगा। अस्थायी जीवन, ठीक है। इसके कारण फिर क्या हो रहा है कि मानव इस काल में जो औजार यूज कर रहा है उस औजार में भी विविधता आ गई। अब क्या क्या औजार मिल रहा है? तो छेनी, हथौड़ी, मूसल, इस तरह के छोटे छोटे औजार अब यूज किए जाने लगे। यानी कि घरेलू स्तर में काम आने वाले औजारों का, घरों में यूज किए जाने वाले औजार प्रयोग में आने लगे। औजार बनाने के लिए अब पत्थर कम, हड्डी का प्रयोग ज्यादा होने लगा। पत्थर का भी, मूसल, छेनी, हथौड़ी, मूसल लिख सकते हैं। बाण, तीर कमान तो आपको पता ही है, आरी, तीर कमान, आरी,
इस तरह के औजार यूज किया जाने लगा। अब औजार बनाने का प्रमुख साधन हड्डी हो गया। पत्थर भी है लेकिन हड्डी का भी प्रमुखता से यूज किया जाने लगता है। अस्थायी बस्ती होने से मानव के द्वारा पशुपालन अब आम बात हो गया। पशुपालन का आम प्रचलन। अब लोग यहां तक कि गाय भी पालने लगे, भैंस भी पालने लगे, बकरी भी पालने लगे। ये सब कुछ शुरू हो गया नवपाषाण काल में। ठीक है। नेक्स्ट जो इस काल की महत्वपूर्ण विशेषता है, मृदभांड, पोट्री आप कह सकते हैं। मृदभांड का प्रयोग प्रचलन में जोरों से आया। ये लिख लिए हैं ये सब मृदभांड। इसको ऊपर से मिटा, हाँ ऊपर से मिटाएं। आप सभी लोग लिख लिए हैं। हाँ लिखते चलेंगे तो हम मिटाते भी चलेंगे ताकि, हाँ अब मिट्टी का बर्तन मृदभांड। मृदभांड का प्रयोग, वो भी पेंटेड, कलर प्रयोग, पेंटेड या कलर, चित्रित किया हुआ, चित्र बनाया हुआ। एक और बात, इस समय का मानव वस्त्र भी पहनने लगा, कपड़ा पहनने लगा, क्योंकि यहाँ पे कपास, कॉटन का साक्ष्य मिलता है, वस्त्र का साक्ष्य, यानी वस्त्र का भी प्रयोग शुरू हो गया। आप आश्चर्यचकित होंगे कि दुनिया में पहली बार कपास की खेती यहीं से शुरू होती है, भारत की भूमि से। ठीक है। फिर क्या देखते हैं हम लोग, हाँ नहीं, नवपाषाण काल से। हाँ सिंधु घाटी अभी कहाँ गए हम लोग, सिंधु घाटी में नहीं आए, अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ नवपाषाण काल की बात कर रहे हैं। ये सब बताएंगे, सब पहले ये सब बात लिख लो, उसके बाद आगे बताएंगे, एक एक का बताएंगे। ठीक है। तो वस्त्र का भी प्रयोग या कपास का प्रयोग। दूसरा, भोजन में विविधता आने लगा। अब लोग चावल, गेहूं, जौ, इस तरह के चीज खाने लगे और इसका साक्ष्य आसानी से मिलने लगा। ठीक है। इस काल की एक सामाजिक अनोखी विशेषता थी कि जो कार्य विभाजन है, महिलाओं का अलग काम, पुरुषों का अलग काम, जैसे आज हमको दिखता है, आज भी हमारे कम्युनिटी या समाज में है कि महिलाओं का कार्य बटा हुआ है कि वो घर के काम करेंगे, पुरुष का कार्य बटा हुआ कि वो बाहर के काम करेंगे। ये चीज स्पष्ट रूप से इस काल से शुरू हो गया। तो कार्य विभाजन लिंग के आधार पर या जेंडर पे। अब सोचिए, इतने कैरेक्टर आपको यहां पे मिलता है, ये सारे चेंज। अग्नि का प्रयोग तो पहले ही हो ही चुका था, आपको पता ही है। अग्नि का प्रयोग आम हो गया। अब मानव बस्ती में रहने लगा। थोड़ा सा ओवरलुक कर लो, उसके बाद फिर इसके एविडेंस खोजते हैं कि कहां कहां क्या मिला है। अब देखो, मानव का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सब कुछ का प्रमाण या परिवर्तन का प्रमाण हमको ढूंढना है। अब क्या क्या किया है मानव। अब मानव जंगल से निकल गया है और नदी घाटी में रहने लगा। क्यों निकला भाई? क्योंकि पानी के तलाश में। क्यों पानी के तलाश में? उससे पहले क्यों नहीं गया? क्योंकि पहले बर्फ से ढका हुआ रहता था, तो आसपास के क्षेत्र में बर्फ उसके पानी के रूप में मिल जाता था। अब नदी घाटी, मैदानी क्षेत्र में आ गया मानव। अब आपको मानव को खोजने के लिए किसी पहाड़ में नहीं जाना है, किसी जंगल में नहीं जाना है। खोजना है तो किसी नदी के किनारे चले जाइए। ठीक है। दूसरा, नदी घाटी में आने से क्या हुआ कि लोग, अब मानव सिर्फ शिकार पर नहीं जी सकता है, क्योंकि नदी के किनारे ही जानवर रहे, कोई ठिकाना नहीं है, पानी पी करके वो जा सकता था। तो इसीलिए मानव अब खेती की शुरुआत किया, जंगली कृषि।
जंगली बीज उसको मिलता था, छिड़क देता था। रोपण कृषि और जोत कृषि नहीं शुरू हुआ है, अभी जंगली कृषि है। फसल मिला, जंगली धान, जंगली ये, उसी को छीटा जो हुआ। इससे क्या हुआ कि अन्न संग्रहण का भी कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। एक और बात यहाँ पे लिख लो, अन्न संग्रहण। जैसे आज स्टोरेज किया जाने लगा अनाज का, तो अनाज का संग्रहण। अब ये जहां पे स्टोरेज शुरू हो जाएगा, किसी भी रिसोर्सेस को जब स्टोर किया जाने लगता है तो उस पर अधिकार करने के लिए फिर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। जब सरप्लस रिसोर्स होता है, किसी भी तरह का रिसोर्स, किसी भी तरह के संसाधन, जब आपके पास धन इतना हो जाएगा कि आप उसको स्टोर करने लगेंगे तो चोरी डकैती का डर आप ही का होगा, आप ही को होगा। जो हैंड टू माउथ है, कमा करके खाने वाला है, उसको चोरी डकैती का कोई टेंशन नहीं है। तो अन्न संग्रहण होने की वजह से अब क्या हुआ कि समाज में जितने भी लोग थे सब आपस में एक दूसरे पर परस्पर निर्भर रहने लगे, सुरक्षा के लिए, अपने संसाधनों की और अपने जान माल की भी। तो समाज और मानव धीरे धीरे दोनों ही जटिल होने लगा और इससे इनकी परस्पर निर्भरता और बढ़ने लगी। तो ये कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिसके बारे में हमको आगे चर्चा करना है नवपाषाण काल में। समझ में आया? कौन रिप्लाई किया? हाँ सर, बहुत शोर शराबा के बीच में बैठा हुआ है। विशाल है, कहाँ चले गया? तापस, काजल, सुबल, रमेश, मुकेश, नेहा, मिथुन नहीं आया है। मिथुन और विशाल, अच्छा मिथुन है, हाँ। ये मुकेश, ये क्या कर रहा था? विशाल कहीं निकल गया है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इसके साक्ष्य कहाँ कहाँ क्या क्या मिले हैं। ओवरऑल आपको समझ में आ गया क्या क्या चेंज हुआ इस काल में, क्यों चेंज हुआ ये भी समझ गया। फंडामेंटल या बेसिक रीजन क्या है? तो बर्फ का गलना। अगर इन्वायरमेंटल या क्लाइमेटिक चेंज नहीं होता तो इतना रैपिड चेंज आपको नहीं मिलता। उसका कारण है कि मानव संकट में आया। जब संकट में आता है मानव तो आविष्कार करने ही लगता है, खोज करने ही लगता है। आज भी मानव अगर संकट में नहीं आता तो चांद पे नहीं पहुंचता, मंगल पे नहीं पहुंचता, क्योंकि उसको पता है कि आने वाले 50 वर्ष में, 100 वर्षों में पृथ्वी रहने लायक नहीं रह जाएगी। जिस तरह से हम लोग इसके साथ पंगा ले रहे हैं, जिस तरह से हम लोग इसको मिसयूज कर रहे हैं, आने वाले 100 वर्षों में ये पृथ्वी रहने लायक नहीं रह जाएगी, तो चांद पे ही लोग जाएंगे। चलिए अब ढूंढते हैं पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल और वहां से मिले साक्ष्य, और उन साक्ष्यों के आधार पर, एविडेंस के आधार पर हम पूरे भारतीय प्राक सभ्यता के बारे में या प्री सिविलाइजेशन के बारे में हम लोग देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप की जब आप बात करते हैं तो आपको पता है कि भारतीय उपमहाद्वीप का मतलब है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब शामिल है। हमको ढूंढना दरअसल नवपाषाण काल के साक्ष्य इन्हीं क्षेत्रों में है, भारत और ये सारे देश जो टूट करके भारत से अलग हुआ। तो नवपाषाण काल का जो सबसे पहला हमको साइट मिलता है वो मिलता है बलूचिस्तान से। पाकिस्तान का एक प्रोविंस है, प्रांत है बलूचिस्तान। यहाँ पे ये सिंध, ये बलूचिस्तान, ये बलूच जहाँ के खान अब्दुल गफ्फार खान है, जिनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। और वो बलूच लोग नहीं चाहते थे। आज भी देखिएगा पाकिस्तान में, पाकिस्तान से अलग होने के लिए ये लोग मूवमेंट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं।
सुने होंगे आप लोग। ये लोग अपने आप को पाकिस्तानी नहीं मानते हैं और ये लोग कहते हैं कि सिंध और बलूचिस्तान के बिना हिंद अधूरा है। इसका एक बहुत पहुंचा हुआ स्कॉलर है, देखिएगा अक्सर टीवी डिबेट में आता है, तारिक फतेह, बलूच ही है, बलूच स्कॉलर है। कौन हंस रहा है? किसी का माइक कौन बुला रहा है? ठीक है, क्लास के टाइम थोड़ा ये सबसे अवॉइड कीजिए, आप लोग साइड में रहा करिए, जहाँ भीड़ भाड़ हो वहाँ मत रहा। तो ये बलूचिस्तान में एक जगह है मेहरगढ़। ये मेहरगढ़ साइट वो साइट है, MEHARGARH, मेहरगढ़। सबसे पहला साइट है नौपाषाण काल का। ठीक है, मेहरगढ़ भारतीय उपमहाद्वीप में नौपाषाण काल का सबसे प्राचीनतम खोजी गई स्थल है। नौपाषाण काल का मेहरगढ़ सबसे प्राचीनतम खोजी गई स्थल है। कहां पे है? अभी वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में। ठीक है, इस जगह को पाकिस्तान का रोटी का भंडार भी कहा जाता है। यहाँ पे गेहूं का उत्पादन बहुत होता है बलूचिस्तान में। अब ये जगह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहाँ पे कई ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो आश्चर्यचकित करने वाला है। भारत में जो अन्न उत्पादन का साक्ष्य मिलता है वो इसी मेहरगढ़ से पहली बार मिलता है, और ये मान लिया जाता है कि भारत में अन्न उत्पादन का जो प्रारंभ है वो मेहरगढ़ से शुरू होता है। आप देखेंगे कि जब इसकी खुदाई की गई है तो ये 7 चरणों में 7 स्टेजेस में डेवलप है। यानी कि एक संस्कृति बनी, विकसित हुई, विनाश हो गया उसका, उसके ऊपर फिर कुछ दिनों के बाद दूसरी संस्कृति डेवलप हुई, फिर इसका विनाश हो गया किसी कारण से, प्राकृतिक कारण से, फिर उसके बाद तीसरी संस्कृति इसके ऊपर आई। इस तरह से 7 लेयर है, 7 स्तर हैं मेहरगढ़ के, जो नौपाषाण काल का एक महत्वपूर्ण स्थल है और भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीनतम नौपाषाण कालीन स्थल है। अब यहाँ पे कई ऐसे रोचक साक्ष्य मिलते हैं जो इतिहासकारों का दिमाग बदल देता है। जो सबसे पहला साक्ष्य मिला है वो है खेती करने का या अनाज का उत्पादन का साक्ष्य, और ये मान लिया जाता है कि भारत में सबसे पहला खेती करने का साक्ष्य, खेती करने का प्रयास मेहरगढ़ से ही हुआ है, जो कि 7000 ईस्वी पूर्व का है, 7000 BC का है। इसका मतलब ये संकेत मिलता है कि मध्य पाषाण काल में ही यहाँ पे खेती शुरू हो गया था। समझ में आया बात? समझ में आया? लेकिन अभी रिसेंट में एक नया एविडेंस मिला है, कुछ ही दिनों पहले। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिला है, उसमें एक जगह है लहुरा देव। यहाँ पे चावल का साक्ष्य मिलता है, अनाज उत्पादन में चावल का। ठीक है, अब ये 7000 BC पहले का था, लेकिन जो रिसेंट में एविडेंस मिला है, इसको ये जो तर्क था, ये जो प्रमाण था कि भारत का सबसे प्राचीनतम अनाज उत्पादन का साक्ष्य, अब एक गलत सिद्ध हो गया है। क्यों? क्योंकि अब इससे भी पहले का साक्ष्य मिल गया है। कहां पे? तो उत्तर प्रदेश का एक जिला है संत कबीर नगर। संत कबीर नगर में, ये नाम याद रखिएगा, संत कबीर में नगर में एक जगह है लहुरा देव। यहां पे जो चावल का अवशेष मिला है वो 8000 साल पुराना है।
अब अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि भारत में चावल का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले के लहुरा देव से, 8000 साल पुराना। अब मेहरगढ़ मत मारिएगा, अब मेहरगढ़ अगर रहता है ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। ठीक है। तो मेहरगढ़ से एक तो चावल का साक्ष्य मिलता है, उसके अलावा विश्व में कपास उत्पादन करने का जो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है वो इसी मेहरगढ़ से मिलता है। तो चावल और कपास, कॉटन। अब आपके मन में आता होगा कि चावल भी यहाँ क्यों हो रहा है और कपास भी यहाँ क्यों हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं यहाँ का क्लाइमेट फेवरेबल होगा, कहीं ना कहीं यहाँ की मिट्टी इसके उत्पादन के लिए अच्छी होगी, तभी तो यहाँ पे कपास और चावल का उत्पादन होता है। समझ में आया? तो इसका ज्योग्राफिकल कारण है, ज्योग्राफिकल फैक्टर है, जो हम लोग ज्योग्राफी में बात करेंगे, क्यों यहाँ पे कपास का साक्ष्य मिलता है। आप आज भी भारत में जाएंगे तो कपास की सर्वाधिक खेती महाराष्ट्र और गुजरात में ही होता है, और ये ठीक गुजरात के ऊपर वाला क्षेत्र है, बलूचिस्तान का। तो ये सारा रीजन में आज भी कपास बहुत होता है, क्योंकि यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है, ब्लैक सॉइल, और इस मिट्टी में जल ग्रहण क्षमता बहुत ज्यादा होता है। और कपास की खेती के लिए जल और टेम्परेचर लगभग 25 डिग्री होना आवश्यक है, और ये समुद्र के किनारे का क्षेत्र होने के कारण इसमें ह्यूमिडिटी भी रहता है पर्याप्त मात्रा में। तो तापमान, मिट्टी और ह्यूमिडिटी के कारण यहाँ पे कपास की खेती 8000 साल 7000 साल पहले से ही शुरू हो गई थी, और ये दुनिया में पहली, कहीं भी नहीं, पहला बार इसी जगह पे शुरू हुआ। ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी चीज यहां पे मिला है, जैसे लिखते चलो, मेहरगढ़ से यहां के जो लोग थे ईंट का प्रयोग शुरू कर दिए थे। पका हुआ में ईंट नहीं, कच्ची ईंट। पकी हुई ईंट का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता में शुरू हुआ, लेकिन कच्ची ईंटों का प्रयोग घर बनाने में मेहरगढ़ से शुरू हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, कच्ची ईंट का प्रयोग मेहरगढ़ से मिलता है। तो कपास का, चावल की खेती का, कच्ची ईंट का, यहां पे जो बर्तन मिला है मिट्टी के, मृदभांड, वो दोनों ही तरह के मिले हैं। हम सिर्फ अभी मेहरगढ़ की बात कर रहे हैं, जो पहले हम लोग सारी बात किए हैं कि क्या क्या चेंज हुआ है, उसका अब हम एविडेंस खोज रहे हैं कि भारत में कहां कहां क्या मिला है। तो मेहरगढ़ में जो एक और आश्चर्यचकित करने वाला चीज मिला है, मृदभांड। मृदभांड दोनों ही तरह के मिले हैं। एक तो हाथ से बनाया हुआ मृदभांड, किसी का माइक ऑन है प्लीज ऑफ कर लो। तो मृदभांड यहाँ पे दोनों ही तरह के मिले हैं। एक तो हाथ से बनाया हुआ मृदभांड, जैसे मिट्टी लिए उसको गूथे तैयार किए और हाथ से ही बना दी, और दूसरा चाक पे भी बनाया हुआ मृदभांड, चाक निर्मित। मेहरगढ़ की विशेषता है। मृदभांड को बनाने के बाद इसको भट्ठी में पका करके तैयार करने का भी प्रमाण यहाँ पे मिला है। तो हाथ से बनाया गया, चाक से भी बनाया गया, और उसको फाइनली पकाया भी गया, यानी भट्ठी में पकाने का। अब ये सब साक्ष्य जो मिल रहा है, इससे आपको उस समय का सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल कॉम्प्लिकेशन जो शुरू हुआ, जटिलताएं समाज में शुरू हुई, इसका अनुमान लगाने में आपको मदद मिलेगा। समझ में आया? एक और अनोखा चीज यहां पे मिलता है कि
भैंस को पालने का, भारत में भैंस को पालने का, भैंस पालन का प्राचीनतम एविडेंस यहीं से मिलता है। तो कपास, भैंस का पालन, ये यहाँ का देन है। लोग यहाँ पे अब भैंस पालने लगते हैं। काहे के लिए पालते होंगे आप समझ सकते हैं। खा भी लेते होंगे और दूध निकालना होता होगा तो दूध भी निकाल लेते होंगे। एक अनोखी प्रयोग यहाँ पे ये भी मिला था कि हड्डी के जगह पे लकड़ी में औजारों को सेट किया जाने लगा। जैसे आज देखिए कि हम लोग बहुत सारे औजार यूज करते हैं, जैसे जो कृषि के उपयोग में आने वाले औजार हैं, जैसे हंसुआ है, कुदाली है और पता नहीं जो भी टाइप के हैं, उसमें हम लोग लकड़ी का हैंडल यूज करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ से शुरू हो गया था। तो घरेलू या कृषि औजार में लकड़ी का प्रयोग शुरू हो गया। अब आप कल्पना कीजिए कि क्या ये सब चीज जो 7000 ईस्वी पूर्व से शुरू है, भारत में ये आज भी कंटिन्यू है कि नहीं? आज भी ये सब चीज चल रहा है। ये सब के सब चीज हम आज भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम इसके ऋणी हैं, कर्जदार हैं इन लोगों के, जिन्होंने ये सब टेक्नोलॉजी खोजा और हमको दिया। समझ में आया? तो मेहरगढ़ के बारे में 2 मिनट थोड़ा सा दीजिएगा आप लोग हमको। यहां तक किसी को मेहरगढ़ के अलावा बलूचिस्तान के क्षेत्र में और महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिस पे हमको चर्चा करना है। उसमें एक क्षेत्र है राणा घुंडई, यही बलूचिस्तान में ही है, राणा घुंडई। राणा घुंडई इसलिए चर्चा में आया क्योंकि यहाँ पर घोड़े का जबड़ा मिला है और उसमें दांत, मतलब घोड़ा का जबड़ा और उसके साथ उसका दांत और जबड़ा घोड़ा का। इसका मतलब यह है कि मानव कहीं ना कहीं अब इसके संसर्ग में भी आ गया। तो भैंस और दूसरा घोड़ा का साक्ष्य हमको यहीं से मिलता है, राणा घुंडई से। यहीं पर पाकिस्तान में ही, बलूचिस्तान में ही एक घाटी है, गोमल घाटी। गोमल घाटी में बड़ा सा चूल्हा मिला है। बलूचिस्तान में ही दूसरा साइट है गोमल घाटी। गोमल घाटी में सामुदायिक या कम्युनिटी चूल्हा कर सकते हैं, सामुदायिक चूल्हा मिला है। सामुदायिक चूल्हा मिलने से ये मैसेज मिलता है कि कहीं ना कहीं अब सामुदायिक कार्यक्रम या सार्वजनिक कार्यक्रम शुरू हो गए थे। लोग कोई ऐसे कार्यक्रम, कोई ऐसे आयोजन या प्रयोजन करते थे जिसमें समुदाय के सभी लोग एक जगह इकट्ठा होकर के उनका भोजन बनता था और भोजन पकने के बाद या बनने के बाद फिर उनको वितरित किया जाता था। यानी कि कम्युनिटी का एक इंटरेक्शन, सामाजिकरण आप कह सकते हैं, सामाजिकरण शुरू हो गया था सामुदायिक चूल्हा से। जब फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में, तो उससे पहले वहां पे इस तरह का कॉन्सेप्ट था। लोग एक बड़ा सा चूल्हा रखते थे पूरे बस्ती का और सभी लोगों का उसी बस्ती के चूल्हे में खाना बनता था और इसका नियंत्रण पादरी के हाथ में होता था, प्रीस्ट के हाथ में। और इस चूल्हे पे खाना बनाने के बदले वो टैक्स लेता था। तो ये कम्युनिटी प्रैक्टिस यहाँ पर बोलन घाटी से, गोमल घाटी से शुरू हो जाता है, जो एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है यहाँ का। दूसरा जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है भारत में नवपाषाण काल का,
वो क्षेत्र है बुर्ज होम। अब हम लोग ये भारत से बाहर का, भारतीय उपमहाद्वीप का देख रहे थे, तो ये भारत के बाहर का क्षेत्र था। अब प्रॉपर भारत में कौन कौन से महत्वपूर्ण साइट हैं तो बहुत सारे साइट, लेकिन उतना आपको जानने की जरूरत नहीं है। जो बहुत जरूरी है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कश्मीर का बुर्ज होम। अब आइए भारत में सबसे पहले उत्तर क्षेत्र, नॉर्दर्न एरिया में ये साइट के बारे में अक्सर सवाल पूछा जाता है। कश्मीर का बुर्ज होम, बुर्ज खलीफा एक बिल्डिंग भी है, आपको पता है बुर्ज खलीफा? सुने आप लोग? कहाँ पे है? दुबई, वेरी गुड। बुर्ज होम कश्मीर का एक साइट है नवपाषाण काल का। बुर्ज होम का मतलब है प्लेस ऑफ बर्च। बर्च एक पेड़ है कश्मीर में, तो यहाँ पे वो बर्च का पेड़ आप कह सकते हैं कि बहुतायत में मिलता है, इसीलिए इसको बुर्ज होम नाम पड़ा। तो बुर्ज होम का मतलब है प्लेस ऑफ बर्च। बर्च एक पेड़ है। यहाँ पे जो साक्ष्य मिलता है वो सबसे अनोखी साक्ष्य ये है कि गर्त आवास मिलता है। गर्त आवास यानी कि जमीन को खोद करके और उसमें घर बनाया गया। अब हम लोग भारत में देख रहे हैं कि कौन कौन से नवपाषाण काल के स्थल मिले हैं। अभी हम भारतीय उपमहाद्वीप में देखे थे, वो भी एक ही साइड देखे थे, और भी है पाकिस्तान में, लेकिन उधर है तो उतना वहां से सवाल आपसे नहीं पूछे जाएंगे, भारत वाला ही आप पूछे जाते हैं। तो भारत में जो सबसे महत्वपूर्ण साइट है नवपाषाण काल का उत्तर क्षेत्र में जो कश्मीर में है वो है बुर्ज होम। यहाँ पे जो साक्ष्य मिलता है वो गर्त आवास का। गर्त आवास क्या है? गर्त आवास? वेरी गुड। गर्त आवास जमीन के नीचे घर मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर कई ऐसे साक्ष्य मिलते हैं, जैसे कि पहली बार बुर्ज होम में मालिक के साथ साथ कुत्ता को दफन किया गया है। यानी पालतू पशु के साथ मानव का कितना प्रेम बढ़ गया था उसको दिखाने के लिए कुत्ते के साथ या मालिक के साथ कुत्ता को दफन किया जाना। आज अगर किया जाएगा तो बखेड़ा हो जाएगा, लेकिन ऐसा बुर्ज होम में शुरू हो गया था। इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण साक्ष्य मिलता है वो ये है कि यहाँ पे जो मिट्टी का घड़ा मिला है बुर्ज होम में, उस मिट्टी के घड़े पर चित्रकारी की गई है और उसमें सिंह वाले देवते का चित्र अंकित है। ऐसे ऐसे, और ये देवता है, इनका सिंह बना हुआ है। तो इससे पता चलता है कि जो पशुपति का कॉन्सेप्ट है, शिव का कॉन्सेप्ट, जो हड़प्पा सभ्यता से हमको स्पष्ट क्लियर दिखने लगता है, उसका प्रारंभ यहां से शुरू हो जाता है। अब इसके मिलने से अब ये तर्क गलत हो जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता मेसोपोटामिया का उपनिवेश था। जो इतिहास में एक तर्क दिया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता दरअसल मेसोपोटामिया की सभ्यता का या मेसोपोटामिया का एक कॉलोनी था। ये तर्क निराधार हो जाएगा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता से पहले के जितने भी साइट्स हैं वो कहीं ना कहीं उन्हीं चीजों को प्रदर्शित कर रहे हैं जो बाद में भी निरंतर रहा इंडस वैली सिविलाइजेशन में। इसका मतलब यह है कि ये इंडिजिनस या देसी प्रैक्टिस है, देसी विकास है। तो यहाँ पे जो दूसरा महत्वपूर्ण साक्ष्य मिलता है वो घड़े के ऊपर सिंह वाले देवता की आकृति, जो आपके लिए याद रखने लायक है। इसके अलावा यहाँ पर गेहूं और जौ के साक्ष्य भी मिलते हैं। कहां से? बुर्ज होम से। गेहूं और जौ का साक्ष्य। तात्पर्य यह है कि भारत में लोग चावल, गेहूं, जौ ये सब खाना शुरू कर दिए थे। मृदभांड भी मिलता है, मिट्टी के बर्तन मिलते हैं जिस पर पॉलिश किया गया है, पॉलिश किया हुआ मृदभांड।
जो बर्तन मिलता है चित्रित भी है, पेंटेड भी है, प्लस कलर्ड भी है, यानी कि पॉलिश किया हुआ। एक और बात याद रखना आप लोग, नवपाषाण काल की एक अनोखी विशेषता यह भी थी कि इस समय जो औजार बनाए जाते थे वो अब बेडौल नहीं रह गए, वो बहुत ही सुंदर बनाए जाने लगे और जो भी औजार बनता था उसको पॉलिश भी किया जाता था। तो एक तो औजार सूक्ष्म भी हुए, माइक्रो भी हुए, और दूसरा पॉलिश भी हुआ। नवपाषाण काल की विशेषता थी कि इस समय के औजार, एक तो पत्थर का कम थोड़ा प्रयोग हुआ, हड्डी का ज्यादा होने लगा, पत्थर का भी हुआ लेकिन कम हुआ। अब जो औजार पत्थर उत्थर का बनता था वो छोटा और पॉलिश करके बनाया जाता था, यानी कि अब उसकी खूबसूरती का भी ध्यान रखा जाने लगा। ये आपके लिए अनोखी विशेषता है। ठीक है, ठीक है। तो कश्मीर में एक महत्वपूर्ण साइट बुर्जों में, ये जो साइट पे हम बात कर रहे हैं बहुत मोस्ट फेवरेबल या फेवरेट साइट है, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, मेहरगढ़ के बारे में, बुर्जों के बारे में। इसी तरह कश्मीर का एक और साइट था गुफ कराल। नेक्स्ट साइट नवपाषाण काल का गुफ कराल। गुफ कराल दिख रहा है आप लोगों को, GUFFCARAL। गुफ कराल का मतलब होता है, इसका अर्थ है, शब्द अर्थ है कुम्हार की गुफा। कुम्हार की गुफा। यहां भी गर्त आवास मिलता है, यहां भी गर्त आवास मिलता है। दूसरा चीज ये मिलता है कि यहां पर जो घर बनाया गया है, जो गर्त आवास बना है, उसका फर्श, सतह फर्श, इसको लाल रंग के गेरुआ मिट्टी से पलस्तर टाइप का किया गया है, यानी कि गेरुआ मिट्टी से लेप किया गया है। फर्श का गेरुआ मिट्टी से लेप गुफ कराल से ही मिलता है। गर्त आवास मिलता है और मानव थोड़ा थोड़ा और ज्यादा कह सकते हैं कि शौकीन होते चले जा रहे हैं। मिट्टी का बर्तन बना ही रहा है, पकाया हुआ बर्तन, उस पर पेंटिंग भी कर रहा है, कपास भी कर रहा है, चावल गेहूं जौ का उत्पादन भी शुरू कर दिया है, भैंस भी पालने लगा है, गड्ढा में घर बना करके रख रहा है, उसमें भी ईंट का भी घर बनाने लगा, कच्ची ईंट का, यानी कि कुंभकारी, रंगरेज का काम, रंगने का काम, बढ़ाई का काम, लोहार का काम, सभी जातियां अब यहीं से शुरू हो गई। अब आपकी जाति पाति का जो कॉन्सेप्ट है ये यहीं से शुरू हुआ है। जो आज हम लोग जाति पाति करते हैं, अक्सर हम लोग देखते हैं, बात करते हुए लोग अक्सर कमेंट करते हैं कि भारत की सामाजिक व्यवस्था का सब बुराई है जाति पाति। जाति पाति दरअसल बुराई नहीं है। आप देखिएगा भारत की जितनी भी जातियां हैं, उन सभी जातियों के पीछे उसका प्रोफेशनल आइडेंटिटी होता है। आप किसी जाति की कल्पना करेंगे तो सबसे पहले याद आएगा कि ये उसका ये काम है। तो ये जाति पाति का कॉन्सेप्ट यहां से शुरू हो गया, क्योंकि जो व्यक्ति लकड़ी के काम में अब यहां से दक्ष होना शुरू हुआ है, एक्सपर्ट होना शुरू हुआ है, अब वो हमेशा वही काम करता चला जाएगा और समाज को बेहतर लकड़ी का औजार बना बना करके देना शुरू करेगा। अब उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा उसी से बनेगी। लोहे का जो काम करेगा वो उसी से, मिट्टी का जो काम करेगा उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा उसी से बनती चली जाएगी और वो एक कास्ट के रूप में विकसित होता चला जाएगा। तो ये जाति पाति व्यवस्था आपको पैदाइशी PhD का डिग्री दे देता था और समाज आपसे उम्मीद रखता था कि आप अपने इस जाति विशेष के माध्यम से समाज में बेहतर योगदान देंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे वैदिक पीरियड में ये जितने भी जाति के लोग हैं सब के सब रत्नीन कहलाते थे, मंत्री होते थे। इनका काम था अपने जाति विशेष के कार्यों के द्वारा समाज को देना, योगदान देना, हर एक जाति। समझ में आया? तो दूसरा चीज यहाँ पे यही मिलता है कि
फर्श जो है लेप किया गया। तीसरा एक और चीज मिलता है यहाँ पे, हड्डी का सुई धागा वाला सुई भी मिलता है, यानी कि सिलाई करने के लिए सुई का प्रमाण, हड्डी का सुई गुफ कराल से मिलता है। समझ में आया? अनाज पीसने के लिए सिलबट्टा, चक्की, ये सब भी यहां से मिलता है। एक और चीज यहां पे मिलता है, सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है चन्हू-दड़ो, हम लोग पढ़ेंगे चन्हू-दड़ो। तो चन्हू-दड़ो में भी ये चीज मिला था और यहां पर भी मिला है। महिलाएं अपने बालों में देखिएगा पिन लगाती है, डंडा टाइप का ऐसे होता है, ऐसे बाल करके ऐसे लगा लेती है। ठीक है, आप लोग जो लड़कियां उनको पता होगा, जिसको हेयर पिन भी कहा जाता है या जूड़ा कील कहा जाता है। तो यहां पर भी हड्डी का बना हुआ वो मिलता है, जूड़े में लगाने वाला पिन, जूड़ा का पिन या कील कह सकते हैं, गुफ कराल से मिलता है। एक और चीज मिलता है यहां से, जैसे आप लोग देखेंगे स्वेटर बुनने के लिए, उसको क्या कहते हैं पता नहीं, वो लंबा सा होता है, शायद कुरुस का क्या बोलते हैं, कांटा बोलते हैं, कुरुस या कांटा जो भी है। तो कांटा जो ऊनी वस्त्र बुनने के लिए, बुनने का कांटा भी यहां से मिलता है। तो ये अगर सवाल कांटा से संबंधित कोई सवाल पूछा जाता है, सुई धागा के लिए सुई, बालों के लिए कील, ऊनी वस्त्र बुनने के लिए कांटा, तो ये तीनों के तीनों साक्ष्य गुफ कराल से मिलते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल अगर लिखना हो हमको, गुफ कराल की ये विशेषता है। अगर ओवरऑल लिखना हो कि कश्मीर घाटी के जो ये दो महत्वपूर्ण स्थल है, गुफ कराल और बुर्जहोम, उसमें क्या क्या मिलता है, तो सबसे पहला गर्तावास, दूसरा विभिन्न प्रकार के मृदभांड, तीसरा पत्थर और हड्डी के औजार। एक और चीज मिलता है, यहां पर जो इक्विपमेंट्स या उपकरण यूज किए गए हैं वो माइक्रोलिथिक उपकरण नहीं है, सूक्ष्म उपकरण नहीं है, वो बड़े बड़े लेवल के हैं। एक विशेष बात है यहाँ पे, कश्मीर में जो नवपाषाण काल के स्थल है वहां पे सूक्ष्म उपकरणों का अभाव है। ये अपने आप में एक लैंडमार्क आइडेंटिटी है या कैरेक्टर है, सूक्ष्म उपकरणों का अभाव। कहाँ पे? कश्मीर में जो ये दो साइट मिले हैं, गुफ कराल और बुर्जहोम, यहाँ पे ये सब चीज नहीं मिलता है। ठीक है, आज हम लोग इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसको अभी कंटिन्यू करेंगे। अभी और कुछ महत्वपूर्ण साइट है, जिसमें कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्र का है, दक्षिण में है, बिहार में है। बिहार में दो साइट है, चिरांद और सेनुआरा, वो भी बहुत महत्वपूर्ण और पॉपुलर साइट है। तो एक क्लास में, अगला क्लास में हम लोग उसको कंप्लीट कर लेंगे, तब आपका जाकर के नवपाषाण काल पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा।